हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं एसपी तिवारी। आज फिर एक नया वीडियो आप लोगों के सामने। आपको याद होगा पिछली दो कक्षाओं में, दो वीडियो में हमने पाठ 3 पढ़ा था, अनोखा ढंग, जो भाषा माधुरी से संबंधित था। आज हम बात करेंगे पाठ 3 भाषा अभ्यास का कार्य। जो व्याकरण से संबंधित कार्य है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी भाषा अभ्यास पुस्तक है, इसमें मैं उन्हीं चीज़ों को लिया हूँ जो महत्वपूर्ण हैं और जिनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। इसलिए पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब विद्यालय खुलेगा तो हम और विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, ये वीडियो यूट्यूब में आपको मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि जो तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, पहला दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है। मेन प्रश्न हम देख लेते हैं जिसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। तो देखिए, प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, क्या कोई अंतर है? तो इसमें दो प्रश्न हैं। पहली बात तो कह रहा है कि बोल बोल कर पढ़िए। चलिए, तो सबसे पहले हमें बोल बोल कर पढ़ना है और बताना भी है कि इनमें क्या क्या अंतर है। तो पहला है कहा और कहाँ। तो देखिए, एक शब्द ऐसा है जिसमें चंद्र बिंदु नहीं है, अर्थात अनुनासिक नहीं है, और एक शब्द ऐसा है जिसमें अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है। तो अब देखिए, चंद्र बिंदु लगाने से किस तरह से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है और शब्द भी बदल जाता है और उच्चारण भी बदल जाता है। जैसे देखिए, कहा, हमने कहा कहा और कहाँ। जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं अर्थात अनुनासिक लगाते हैं, तो हम मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर निकलती है। तो जब कभी मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर आती है, तो वहां पर अनुनासिक का प्रयोग माना जाता है। इसीलिए कहा, कहाँ, कहाँ में हवा नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। तो इस तरह से कहा और कहाँ। बास, बांस। अब देखिए, दोनों को बोलने में अंतर है कि नहीं? बास, बांस। चाटा, चांटा। काटा, कांटा। आधी, आंधी। पाव, पांव। अब देखिए, इन शब्दों में दो तरह से अंतर है। कैसे? बताता हूं। देखिए, कहा का मतलब होता है कहना। जैसे राम ने कहा, मैं बाजार जा रहा हूं। और जब आप कहाँ का प्रयोग करते हैं, जब आप हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे मोहन कहाँ जा रहा है, तो कहाँ का प्रयोग बोलने के अर्थ में होता है और कहाँ का प्रयोग प्रश्नवाचक, प्रश्न के रूप में होता है। इसी तरह से एक शब्द है बास। बास का मतलब होता है एक सुगंध, या जो हमें सूंघने में अच्छा नहीं लगता, या दुर्गंध हम कह सकते हैं, उसे हम बास बोलते हैं। और एक बांस, बांस एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जो लंबा लंबा होता है। वो कभी आप YouTube में भी देख सकते हैं, गूगल में भी देख सकते हैं। बांस, बांस का एक पेड़ भी होता है, ठीक है, और लंबा लंबा होता है, जिसका प्रयोग घर बनाने में भी किया जाता है और भी कई प्रयोग होते हैं उसके। चाटा और चांटा। चाटा, जैसे शहद और काली मिर्च आप चाटते हैं, जिससे क्या होता है? खांसी ठीक हो जाती है, तो वो चाटना हो गया। और हो गया एक चांटा। चांटा, ये चांटा जो है मारने वाला चांटा हो गया, जो हम मारते हैं। इसी तरह से है अगला काटा, है ना? जब आपका बर्थडे होता है या जन्म दिवस होता है, तो आप केक को क्या करते हैं? काटते हैं, तो वही है काटा। ठीक है,
आपने जन्म दिवस पर केक काटा। और कांटा होता है जो आपके पैरों में लग जाता है, आपने देखा होगा कुछ कांटेदार वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट, आधी और आधी। आप जानते हैं आधी का मतलब कोई भी रोटी आधी, है ना, और इस तरह से आप कोई भी चीज़, फल आधा, तो वो चीज़ें जो होती हैं आप किसी चीज़ को आधी आधी करके खाते हैं। अब आप अपने भाइयों को भी देते होंगे, है ना, माता पिता आपके कहते होंगे कि आधी आधी रोटी खा लो या कि आधी और ले लो, इस तरह से। आंधी होता है जो तूफान, जो बहुत ज़ोर से हवा चलती है और उस हवा में काफ़ी नुकसान भी होता है ना, पेड़ पौधे भी गिर जाते हैं। तो आंधी का मतलब हवा का विकराल रूप, बहुत तेज़ जब हवा चलती है तो हम उसे आंधी कह सकते हैं। पाव और पाँव। पाव एक नाप की मात्रा है, जैसे एक पाव दूध, एक पाव जल, एक पाव तेल, इस तरह से। और पाँव जो होता है वो हम पैर के रूप में लेते हैं, है ना, तो पाँव को पैर कहते हैं और पाव एक नापने की हम इकाई कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दो अर्थ प्रकट होते हैं, एक तो बोलने में फ़र्क है, ठीक है, बोलने में अंतर है, और एक दोनों के शब्दों में भी अंतर हम देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे है नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को पूरा कीजिए। ठीक है, अब आपको ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के माध्यम से आपको ये शब्द सीढ़ियाँ पूरी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे है आ और रा, तो बीच में क्या आना चाहिए? आप देखें यहाँ पर क्या बना हुआ है, अनार बना हुआ है। अनार जब बना हुआ है तो यदि हम यहाँ पर ना लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है अनार। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अगला देखिए। यहाँ पे माँ और रा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है, मटर। तो मटर में ऐसा कौन सा शब्द और ऐसा कौन सा वर्ण है जो यहाँ पर नहीं है? तो टा नहीं है। यदि आप यहाँ पर टा लगा देते हैं तो बन जाता है मटर। अब तीसरा देखिए है माँ और ना, तो यहाँ पर आप देखिए क्या बना हुआ है, एक मकान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मकान बना हुआ है। तो मकान में यहाँ पर क्या आ जाएगा, का। तो यदि आप यहाँ पर का लिख देंगे तो हो जाएगा मकान। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे है वा और बा और ना, तो आप देखें यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, एक बटन बना हुआ है। तो यहाँ पर यदि आप टा कर देंगे तो हो जाएगा बटन। ठीक है, आगे बा और री, तो आप चित्र देखिए, यहाँ पर किसका चित्र बना हुआ है, बकरी का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बकरी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सु और री, तो आप यहाँ पर चित्र देखिए, किसका चित्र बना हुआ है, सुपारी का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सुपारी। तो आप देखिए, हम एक बार शुरू से देख लेते हैं। अनार, मटर, मकान, बटन, बकरी और सुपारी। इस तरह से हमारी एक शब्द सीढ़ी पूरी हो गई। अब हम देखते हैं अगली शब्द सीढ़ी। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे है का और माँ। तो आप देखेंगे पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा, तो बन जाएगा कलम। क्या बन जाएगा, कलम बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है का और शा। आप चित्र देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ है, कलश बना हुआ है, जो पूजन में प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ला लिख देंगे, तो शब्द बन जाएगा कलश। अब देखिए इस चित्र को देखिए, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, री, तो बन जाएगा बारिश। ठीक है, चलिए अब आप देखिए ये क्या बना हुआ है, बादल बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा और शब्द बन जाएगा बादल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, जा रहा है, चल रहा है। कैसे चल रहा है, पैदल चल रहा है। तो यहाँ पर ये दा आ जाएगा और आपकी शब्द सीढ़ी पूरी हो जाएगी। तो आपने पहले पे लिखा
कलम, दूसरे पे लिखा कलश, तीसरे में लिखा बारिश, चौथे में लिखा बादल, पांचवें में लिखा पैदल। इस तरह से आपकी ये शब्द सीढ़ी पूरी हो जाती है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर यदि आपके पास कॉपी पेंसिल की व्यवस्था है तो आप लिखेंगे, यदि व्यवस्था नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप देखिएगा, समझिएगा, प्रयास करिएगा तो अपने आप माइंड में, दिमाग में सेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरा, ये प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए, है ना। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो जो पढ़ाने का काम करता है उसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं बताइए? बढ़ई कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सुनार कह सकते हैं? नहीं। जुलाहा? नहीं। डॉक्टर? नहीं। क्या कह सकते हैं? शिक्षक कह सकते हैं। तो जो पढ़ाने का काम करता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शिक्षक। माउस से राइटिंग सही नहीं आ रही है तो आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, शिक्षक। अगला है जो मरीजों का इलाज करे। जो मरीजों का इलाज करता है उसे हम क्या कह सकते हैं? निश्चित रूप से हम डॉक्टर कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही मरीजों का इलाज करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो सोने चांदी के गहने बनाए। जो सोने चांदी के गहने बनाए उसे हम क्या बोलते हैं? सुनार बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनार हो जाएगा। जो कपड़े बुने, जो कपड़े बुनता है उसे क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा है चैप्टर में, क्या बोलते हैं? जुलाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुलाहा बोलते हैं। जो लकड़ी का काम करे उसे हम क्या बोलते हैं? बढ़ई बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ई। चलिए हम एक बार मिलान करके देख लेते हैं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। जो पढ़ाने का काम करे वो होता है शिक्षक। जो मरीजों का इलाज करे वो होता है डॉक्टर। जो सोने चांदी के गहने बनाता है वो होता है सुनार। जो कपड़े बुने वो कौन होता है? जुलाहा। और जो लकड़ी का काम करता है वो होता है बढ़ई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से होता है, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं, एक शब्द में, है ना। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस वाक्य का रेखांकित हिस्सा एक मुहावरा है। कौन सा मुहावरा है? खुशी का ठिकाना ना रहा ना। खुशी का ठिकाना क्या है? एक मुहावरा है जो बहुत खुश होने का भाव बता रहा है। तो जो मुहावरा है वो क्या भाव बता रहा है? बहुत खुश होने का भाव बता रहा है। बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए 4 मुहावरे हैं। पढ़िए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से मुहावरे हैं। तो खुशी से संबंधित 5 मुहावरे आपको मिल चुके हैं। पहला मुहावरा है खुशी का ठिकाना ना रहना, जब आप बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इससे संबंधित 4 मुहावरे और हैं जो इस कॉलम में आप देख सकते हैं। ये 4 मुहावरे हैं जो आपको बताते हैं कि इन मुहावरों के माध्यम से भी आप अपनी खुशी प्रकट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला मुहावरा क्या है। पहला मुहावरा है जमीन पर पैर ना पड़ना। जमीन पर पैर ना पड़ना। अब आप बताइए इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं ना। जैसे मोहित 5वीं कक्षा में या तीसरी कक्षा में प्रथम आने पर उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, है ना। या मोहित के प्रथम आने पर उसके पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं हैं। तो ये मुहावरा हो गया। दूसरा मुहावरा है घी के दिए जलाना। ठीक है, उद्भव के प्रथम आने पर
उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। तो इसका मतलब है कि बड़ी खुशी की बात हुई, बड़ी प्रसन्नता की बात इसमें स्पष्ट हो रही है। तीसरा मुहावरा है बाँछें खिलना। बाँछें खिलना भी क्या प्रकट करता है? खुशी प्रकट करता है ना। जैसे रमेश को पुरस्कार मिलने पर उसकी बाँछें खिल उठी। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। और चौथा है गदगद होना। गदगद होने का अर्थ भी क्या होता है? बहुत खुश होना, है ना। गदगद होने का वाक्य प्रयोग आप किस तरह से करेंगे? राघव आज एक गरीब व्यक्ति की सहायता की, यह जानकर उसके शिक्षक गदगद हो गए। तो इस तरह से आप मुहावरों का वाक्य प्रयोग करेंगे। और नीचे ये जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप, ये आपकी बुक में है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं यदि आपके पास बुक अवेलेबल है तो। यदि उपलब्ध है तो आप लिखेंगे, यदि नहीं उपलब्ध है तो आप स्वयं वाक्य प्रयोग, मन में वाक्य प्रयोग बनाएंगे और अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे और बताएंगे कि खुशी का भाव प्रकट करने के लिए मैंने आज 5 मुहावरे सीखे और इन 5 मुहावरों का वाक्य प्रयोग आप अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अब हम अगला वीडियो पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा तीसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है। इससे संबंधित कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में या फिर क्लासरूम ऐप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।